नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत एक बार फिर कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन 6 बजे बढ़ जाते हैं और आज भी उसमें इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें 6 बजे से ही, सुबह 6 बजे से नई दरें लागू भी हो जाती हैं। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 75 से 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। वहीं डीजल के दाम में भी 75 से 85 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है। यानी कि आम आदमी को कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। 9 दिनों में 8वीं बार ये बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 24 मार्च को तारीख थी जिस दिन दाम नहीं बढ़े थे। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर दिल्ली में हम पेट्रोल की बात करें तो वो 100 रुपए के पार हो चुका है। 101 रुपए प्रति लीटर के आसपास चल रहा है। पिछले 9 दिनों में ये 8वीं बढ़ोतरी है। और डीजल की अगर बात करें तो 5.5 रुपए से ज्यादा डीजल महंगा हुआ है इतने दिनों में। और मुंबई की अगर बात करें तो यहां पर 115 रुपए 88 पैसे डीजल पहुंच चुका है, पेट्रोल पहुंच चुका है। और डीजल की अगर बात करें तो 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर डीजल यहां पर पहुंच चुका है। और कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए से ऊपर है, डीजल यहां पर 95 रुपए से ऊपर है। तो जया, कहीं भी ऐसा अब जगह नहीं बची है जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो लोगों को की जेब पर बहुत भारी ना पड़ रही हो। और अदिति, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है। हाल ही में हमने देखा किस तरह से ईपीएफ जो है उस पर भी ब्याज दरों को कम कर दिया गया। दूध के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, एलपीजी सिलेंडर के अलावा जो पीएनजी है उसके दाम बढ़ गए। तो जहां देखो महंगाई की मार जो है जनता झेल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहां अदिति ये भी है कि पेट्रोल डीजल की जो बात की जाती है, क्या वजह है कि 5 राज्यों में जब चुनाव होते हैं उस दौरान उन पर वो कंट्रोल रहता है, नहीं बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़ रहे हैं, अगर 100 रुपए पेट्रोल हो रहा है प्रति लीटर तो उसमें से 52 रुपए है सरकार को टैक्स के तौर पर जाते हैं। तो क्यों नहीं सरकारें उन टैक्स को कम कर देती आम इंसान को राहत देने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत कुछ जया किया जा सकता है कम करने के लिए अगर सरकार चाहे तो। जब आपने चुनाव के वक्त उस पर नियंत्रण रखा हुआ था या एक तरह से वो दाम नहीं बढ़ रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं एक वजह था। उस तरह से मैनेज की जा सकती हैं चीजें। लेकिन वो पता ही था, ये अंदेशा लगाया ही जा रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद लोगों को ये जो राहत मिली हुई है दामों के नहीं बढ़ने से वो फौरन बढ़ने लग जाएंगे। और कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद कहा जा सकता है कि एक बार फिर से ये जो बढ़ोतरी है ये देखने को मिली। और अलग अलग शहरों की कीमतें आप देख रहे हैं बढ़े हुए हैं। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब तो मजाक में ये भी कहा जाने लगा है कि इससे अच्छा चुनाव ही आ जाए किसी राज्य में, कम से कम तब तक तो पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जो है वो काबू में रहेंगी। क्या कहीं कोई सरकार की रणनीति में या सरकार की कहीं सोच में ये बात है कि कुछ जो वैट या एक्साइज ड्यूटी है उसमें थोड़ी राहत दी जाएगी लोगों को? हालांकि कुछ वक्त पहले दी गई थी। निश्चित तौर पर अदिति, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। पिछली बार जब सरकार ने हस्तक्षेप किया था, मैं आंकड़े देख रहा था, उस दिन दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 110 रुपए 4 पैसे थी 3 नवंबर को। और आपको याद होगा कि पूरे देश में एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पर घटाया गया था। और वो एक सीलिंग है। देखिए, इनफॉर्मली नीति के तौर पे कोई सीलिंग नहीं है किस स्तर पे सरकार को हस्तक्षेप करना होगा जब अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं अप्रत्याशित स्तर पर पहुंचती हैं। लेकिन एक हमारे पास एक प्रेसिडेंट है जिसको नवंबर के पहले हफ्ते में आप कह सकते हैं कि जब 110 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल तो भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया। लेकिन वो सवाल भी महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त चुनाव अभियान शुरू हो रहा था। 5 विधानसभा के चुनाव जो हैं उनके लिए चुनावी अभियान शुरू हो रहा था और उसी वक्त सरकार ने वो फैसला किया और 137 दिन तक कीमतों को फ्रीज किया गया। अब जब यूक्रेन युद्ध के बाद एक बार फिर से दबाव बढ़ना शुरू हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि अब फिर से जो डेली प्राइस रिवीजन मैकेनिज्म है उसको बहाल कर दिया गया है। और इसमें मुश्किल ये है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। और आज भी मैं क्रूड ऑयल के प्राइस देख रहा था, वो $109 के ऊपर पहुंच चुके हैं ट्रेडिंग के दौरान। यानी ये जो ट्रेंड है, अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो पेट्रोल डीजल महंगे होते रहेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर जैसे कि आपसे लगातार चर्चा होती है और महंगाई पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। हम जानते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एलपीजी के दाम बढ़े, पीएनजी के, सीएनजी के, ईपीएफ पे जो ब्याज दर थी उसको कम कर दिया गया, दूध के दाम बढ़ गए। तो एक आम इंसान बुरी तरह से पिस रहा है, वो भी तब जबकि उसकी कमाई उस तरीके से हो नहीं रही। आपसे समझना चाह रहे हैं, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स का उसको जाता है पेट्रोल डीजल का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भले ही बढ़ रही हो, लेकिन सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है, जो सीधा मार जनता पर पड़ रही है।
निश्चित तौर पर आप देखिए, अगर 5-5.5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी डीजल की कीमतों में हुई है पिछले 9 दिनों में, तो इसका सीधा असर महंगाई दर पर पड़ेगा। और हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स इस बात के संकेत देने लगे हैं कि उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो फ्रेट चार्जेस बढ़ाएं, और इसलिए आप देखिए इसका सीधा असर महंगाई दर पर पड़ना बिल्कुल तय है। आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आगाह किया है कि क्योंकि भारत अपने एनर्जी सोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, और इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और दूसरी कमोडिटीज महंगी हो रही हैं, तो इसका भारत में इन्फ्लेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये चेतावनी आईएमएफ की तरफ से दी गई है। सरकार फिलहाल कब हस्तक्षेप करेगी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जहां तक कमाई का जिक्र आपने किया, मैं देख रहा था जो इंडियन ऑयल ने जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अभी शेयर किए हैं, उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल जो है उस पर एक्साइज ड्यूटी, यानी जो एक्साइज ड्यूटी जो भारत सरकार लगाती है, वो 27 रुपए 90 पैसे है प्रति लीटर पेट्रोल पर, और जो वैट है जो दिल्ली सरकार के हिस्से में जाता है वो 15 रुपए 50 पैसे था 16 मार्च को, यानी 43 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर जो कीमत है, यानी 45% से कुछ ज्यादा हिस्सा टैक्स और ड्यूटी का है। तो निश्चित तौर पर अगर सरकारें ये फैसला करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, कि वो इस संकट के दौर में, क्योंकि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और अगर सरकारें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जितना वैट और एक्साइज ड्यूटी है, अगर सरकारें चाहें तो कहीं ना कहीं राहत दे सकती है, लेकिन क्या सरकार ये चाहेंगी? राज्य सरकारें अपने स्तर पर, केंद्र सरकार अपने स्तर पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में बीरभूम की जो हिंसा है उसने ममता बनर्जी सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है, और अब ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आने पर बीजेपी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को लगा देती है, उनके खिलाफ उसका इस्तेमाल करती है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। विपक्ष के मुख्यमंत्री और नेताओं को चिट्ठी लिखी है कैसे मोदी सरकार सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल अपने मतलब साधने के लिए कर रही है। ममता ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विपक्षी दलों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। सीबीआई, ईडी को भी वो कभी आरजेडी के खिलाफ, कभी तृणमूल के खिलाफ, कभी डीएम के खिलाफ, कभी शिवसेना के खिलाफ, कभी एनसीपी के खिलाफ वो काम में लगा रहे। एसपी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी, सब अपोजिशन के खिलाफ वो सीबीआई, ईडी की दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ममता के विपक्ष के नेताओं से केंद्र के खिलाफ एकता की अपील कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है ममता को यह कहने का कोई हक नहीं है कि ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग किया जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के बयान पे जरूर ये साबित होते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में सीबीआई की तफ्तीश के चलते थोड़ा डरे हुए हैं। इसमें सीबीआई इंक्वायरी का जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया, जुडिशियरी ने दिया। तो पहली बात है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को देश के जुडिशियरी में ही विश्वास नहीं है तो मुझे नहीं लगता शी हैज़ एनी मोरल राइट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग है। दूसरा बात है कि उस चिट्ठी में उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लिखी है, डेमोक्रेसी की बात लिखी है, लेकिन आप देखे हैं बंगाल में विधानसभा में, असेंबली के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, विरोधियों का बात बोलने की जगह नहीं है, विरोधी पार्टी के समर्थक के ऊपर हमला भी होता है। ऐसा स्थिति में वो लोग अब इसके बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ये सही नहीं है। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता पहले से बैकफुट पर है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हो रही है, पर ममता को इस पर भरोसा नहीं है। लिहाजा कोशिश चिट्ठी के जरिए विपक्षी एकता को साधना है ताकि बीजेपी की धार कुंद की जा सके। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने का मुद्दा तो मुनासिब चुना है, लेकिन समय कितना सही है इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीरभूम हिंसा को लेकर एक तरफ ममता बनर्जी खुद घिरी हुई तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकता की इस कोशिश में कांग्रेस ही उन पर तंज कस रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
लोकसभा में मंगलवार को क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पेश किया गया। ये बिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पेश किया। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो अपराधियों और हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान से जुड़ी जानकारियों का रिकॉर्ड पुलिस रख पाएगी। बिल्कुल, और उसके बाद यहां पर इस पूरे बिल के मामले में विपक्ष ने इस बिल का सख्त विरोध भी किया। देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। उस बंदी अधिनियम में केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का ही को अधिनियमित किया गया था। लोकसभा में विपक्ष उस विधेयक पर हंगामा कर रहा है जिसके जरिए सरकार 120 साल पुराना एक आपराधिक कानून बदलने की तैयारी में है। उसे अंदेशा है कि दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक अगर कानून बन गया तो लोगों की निजता दांव पर लग जाएगी। मैं भी पर्सनली अपोज करने का नोटिस दिया था, लेकिन 6-7 लोग बात किए तो स्पीकर और नहीं चाहता था। लेकिन मैं जो कहना चाहता था कि इसमें 3-4 बड़े प्रॉब्लम है इस बिल में, जो आपने सुना पार्लियामेंट में कि बहुत सारे ज़्यादा इंट्रूजन कर रहे हैं हमारे, सिर्फ उंगली के फिंगरप्रिंट्स नहीं लेकिन बहुत दूसरी चीज़ें डीएनए वगैरह सब ले सकते हैं। ये सब क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो सीआरपीसी में जब से सीआरपीसी बनी है तब से चल रहा है। हाँ, टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वक्त के साथ, जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसमें उनका रेटिना का वो लेना, बायोमेट्रिक लेना, ये सब दिस इंटरफियर्स विद द इंडिविजुअल डिग्निटी। ये जो बोला गया कोई अरेस्ट होने से उसको बायोलॉजिकल सैंपल्स या ब्रेन मैपिंग का रिपोर्ट पुलिस के पास रहेगा और वो बहुत दिन तक प्रिजर्व होगा, ये खराब है, अधिकार के खिलाफ है, इसलिए हम विरोध किया था। स्पष्ट नहीं कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। दरअसल दंड पहचान प्रक्रिया विधेयक 2022 के जरिए 1920 के एक पुराने कानून को बदलने की तैयारी है। इसके तहत किसी भी अपराध के आरोपी के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट के साथ रेटिना, बायोमेट्रिक, साइन, हस्तलेख के अलावा जैविक नमूने भी लिए जा सकेंगे। एनसीआर भी इसे 75 साल तक संरक्षित रख सकेगा। जो प्रिवेंटिव हिरासत में होंगे उनके भी नमूने लिए जाएंगे। अदालत द्वारा छोड़े जाने या बरी किए जाने पर डेटा मिटा दिया जाएगा। पुराने कानून में सिर्फ गंभीर अपराधों में फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का प्रावधान है। मानवाधिकार से जुड़े जानकार इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दे रहे हैं। वो आजकल तो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जो लोग बिल्कुल इनोसेंट होते हैं उन लोगों को भी जेल में डाल देते हैं। ऑपोजिशन चाहे जितना भी विरोध करे, ना तो कोई डिस्कशन हो पाता है, ना ही बिल को सेलेक्ट कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, और जो ये सरकार चाहती है सब धड़ाक से पास हो जाता है। वहीं आपराधिक कानून के जानकार भी कहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रखना आसान नहीं है। जो नया कानून अभी पेश किया गया है सीआरपीसी अमेंडमेंट में, जिसमें बायोमेट्रिक का डेटा लिया जा सकता है, उसको ज़रा संविधान के नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि संविधान के तहत में ये कानूनी सही है कि नहीं। सरकार कदम तो आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये मुद्दा सीधे सीधे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, और जब बात मौलिक अधिकारों की होगी तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी सामने होगा और केंद्र सरकार को उसके कटघरे में खड़ा भी होना होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं अब बात करते हैं पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर काफी बवाल हुआ था, और ये कल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। विधानसभा में काफी कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने। और इन दिनों अजय, अरविंद केजरीवाल जो भी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर ही रहा है, लेकिन इधर इनको लेकर हुआ है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कल कहा कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर और मेरे खून का हर कतरा देश के लिए है। इसीलिए आज मैं आपको ये हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अभी भगवंत मान जी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवंत मान जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए
आज मैं आपको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का कोई भी मसला होगा, उन्होंने कहा मैं एश्योरेंस देने आया हूं कि हम देश की सुरक्षा के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। तो देश के लिए हम किसी किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। देश की जब भी बात आएगी, हमारा शरीर का एक एक कण, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के लिए समर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। और अब राजस्थान का रुख करते हैं, जहां पर सरिस्का जंगल में सोमवार शाम से आग लगी हुई है। ये आग 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके तक फैल चुकी है और भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। और जंगल में आग पर लगातार हेलीकॉप्टर से पानी भी डाला जा रहा है। सिलीसेड़ झील से पानी लाकर हेलीकॉप्टर आग बुझाने के काम में लगा हुआ है। अब तक हेलीकॉप्टर कई राउंड यहां पर ले चुका है। कई टाइगर और जानवर यहां पर खतरे में बताए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि आग काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है और विश्वास है कि बुधवार तक, यानी आज माना जा रहा है, इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि और वन्य जीव हानि की सूचना अब तक नहीं मिली और ये काफी मुफीद माना जाता है टाइगर्स की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। ऐसे में ये आग वाकई गंभीर है। और रुक करते हैं अब दूसरी खबर का। सुपरटेक के बाद अब दिल्ली एनसीआर के एक और बिल्डर दिवालिया होने की कगार पर है। लॉजिक्स डेवलपर्स नाम के इस बिल्डर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और इसके चलते 2000 से ज्यादा फ्लैट्स के खरीदार के उनके करोड़ों रुपए फंस गए हैं और उनकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि जो महंगाई की मार है वो भी पड़ रही है और ऐसे में ईएमआई का जो बोझ है वो भी। रविशंकर शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 173 के ब्लॉसम जेस्ट में रहने वाली तृप्ति बीते 1 साल से बिना बिजली और पानी के कनेक्शन के रह रही हैं। 45 लाख रुपए का पूरा भुगतान करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उनको फ्लैट तो मिला, लेकिन ना तो इसकी रजिस्ट्री हुई और ना ही कोई सुविधाएं मिल रही हैं। जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, तब से लेके मेरे 2 बच्चे भी हो गए, तब भी एट प्रेजेंट भी इन्होंने कुछ भी अभी मेरे हाथ में नहीं दिया। तब जाके बहुत मुश्किल से पिछले साल जून में इन्होंने दिया है। एंड यहाँ पे पंगा ये है कि हर एक चीज का इन्होंने पैसे ले लिए। तृप्ति फिर भी खुशकिस्मत हैं कि उनको फ्लैट मिल गया, लेकिन अभी इसी प्रोजेक्ट में 2000 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदारों को पूरा पैसा देने के बावजूद कुछ नहीं मिला है। कई सालों से अधूरे पड़े टावर्स में काम भी नहीं चल रहा है। अब वो खरीदार रेरा से लेकर कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं। 2011 का वो मनहूस साल था, जब बच्चों का और अपना पेट काट करके दुनिया भर का पैसा बचा के कहाँ से लोन लेके जस्ट में फ्लैट बुक कराया इन सपनों के साथ कि अपने घर मिलेगा और 2-4 साल में घर चले जाएंगे और अपना एक आशियाना होगा जहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन समय बीतता गया, इंस्टॉलमेंट देते गए, बैंकों को ब्याज देते गए। जो फ्लैट मिलना था उसका कुछ पता ही नहीं है कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। आखिरकार इंतजार करते करते 7 साल का इंतजार किया। 2018 मैंने रेरा में केस फाइल कर दिया। अब रेरा में साल भर केस चला। रेरा ने बड़ा हास्यास्पद जजमेंट दे दिया मुझे। घर मिल नहीं रहा है, ईएमआई बैंक को दिए चले जा रहे हैं, ब्याज बैंक को दिए चला रहे हैं और घर का आता पता नहीं है। लॉजिक्स डेवलपर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 291 करोड़ रुपए बकाया है और रेरा में करीब 200 केस भी लोगों ने कर रखे हैं। इन सब मामलों पर कंपनी का पक्ष लेने हम लॉजिक्स बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे। हम लोग लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स के पास में आए हुए थे उनका आधिकारिक बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और एक ये कोर्ट के ऑर्डर की उन्होंने कॉपी हमें दी और ये कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको वो मानेंगे। दिल्ली एनसीआर में दर्जनों ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं जिनके पास हजारों खरीदारों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। अब एक के बाद एक बिल्डर्स के दिवालिया घोषित होने से फ्लैट्स खरीदारों के बीच डर का माहौल है। दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों अधूरे पड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हजारों परिवारों के सपने दफन हो चुके हैं। इसी के चलते आज की तारीख में इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स ने अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी इस तरह के अधूरे प्रोजेक्ट्स में लगाई होगी, वो इनको देखकर क्या सोचते होंगे। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने थोड़ी नरमी यहाँ पर जरूर दिखाई है। हालांकि सीज फायर अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है और रूस की सेना लगातार कार्रवाई करती जा रही है, लेकिन इस बीच रूस ने यह तय किया है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास सैन्य गतिविधियों को तेजी से कम करेगी। तो ये कहा जा सकता है जया कि कुछ हद तक यूक्रेन के लोगों को राहत मिल पाएगी, लेकिन जब तक दोनों नेता आमने सामने नहीं होंगे तब तक कोई बात आगे बढ़ती हुई उस तरह से नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। और बातचीत के बाद यूक्रेन के वार्ताकार ने कहा कि इस्तांबुल में वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की की बैठक भी संभव है, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर ये बातचीत होती है दोनों नेताओं की आमने सामने तो शायद थोड़ी सी जो रिश्तों में नरमाहट है वो आ जाए और स्थिति बेहतर हो। नया सिक्योरिटी सिस्टम बने, इजराइल, पोलैंड, कनाडा, तुर्की सिक्योरिटी गारंटर बने, ये बात भी इसमें कही गई है। और अगर हमला हो तो सिक्योरिटी गारंटर 3 दिन में कूटनीतिक दखल दें। अगर फिर भी बात ना बने तो सैन्य स्तर पर मदद करें। अगर सिक्योरिटी गारंटी सिस्टम कामयाब रहा तो यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। तो यहां पर शुरुआत एक बार फिर हम कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की खबर के साथ। आज एक बार फिर से उसमें इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत अदिति 75 से 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। और जया, मैं यही कहने जा रही थी कि सुबह उठ के अब सबसे पहले लोग इसी डर में रहते हैं कि क्या आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस पेट्रोल और डीजल का असर जो है वो कई चीज़ों पर पड़ता है। क्योंकि जब डीजल ट्रांसपोर्ट के जरिए जब आती हैं चीज़ें और डीजल उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा होता है, ऐसे में सब्जी, फल और जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं वो सब बहुत महंगी होती हैं और सीधा आम आदमी को प्रभावित कर रही हैं। तो डीजल के दाम भी 75 से 85 पैसे लीटर तक बढ़ गए हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है, 101 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। पिछले 9 दिनों में 8वीं बार ये कीमतें बढ़ी हैं और डीजल 5.5 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। मुंबई में अगर हम बात करें तो पेट्रोल जो है 115 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चल रहा है और मुंबई में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चल रहा है। महंगाई का आपने यहाँ पर जिक्र किया अदिति। हमने देखा पिछले दिनों एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, पीएनजी के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़ गए। इसके अलावा हमने देखा कि सरकार जो है ईपीएफ पर जो ब्याज मिलता है लोगों को उसमें कमी कर दिया। तो एक आम इंसान करे तो क्या करे। और पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान कैसे इस पर काबू पाया गया था। सरकार क्यों नहीं कुछ करती उस टैक्स की कटौती में, जिससे एक आम इंसान वो उस पर जेब जो भारी पड़ रहा है ये पेट्रोल डीजल उसमें थोड़ी कमी आए। सुनवाते हैं कुछ लोगों के बयान। हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा रेट तो बढ़ नहीं रहा है, मगर पेट्रोल और डीजल सीएनजी डेली बढ़ रही है, तो कैसे काम चलेगा। आम लोगों का तो घर चलना मुश्किल हो रहा है। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए दिन पे दिन प्राइस बढ़ना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। चाहे वो 80 पैसा वो दिखता नहीं है, पर वो थोड़ा थोड़ा करके हमें ज्यादा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। इसकी तनख्वाह इतनी जरा सी हो और उसको रोज ऐसी पेट्रोल बढ़ता हुआ मिले तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। क्या करेगा इंसान, मतलब खाएगा कैसे और कमाएगा क्या और कैसे रहेगा। 80 पैसे या 1 पैसे से इससे तो फर्क पड़ ही रहा है। आज तेल 101 रुपये पहुँच रखा है नॉर्मल, तो डेली लाइफ में तो सरवाइव कर ही रहा है इंसान। और इससे थोड़ा फर्क पड़ जाता था, कम हो जाता तो इतना ही है। महंगाई तो सर चढ़ ही रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 21 मार्च को जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दहला दिया। पूरे देश में इस बात की जमकर आलोचना हुई कि जिस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठे। उन्होंने विपक्ष के नेताओं और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात अब कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने पर बीजेपी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को लगा देती है। देखते हैं रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। विपक्ष के मुख्यमंत्री और नेताओं को चिट्ठी लिखी है कैसे मोदी सरकार सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल अपने मतलब साधने के लिए कर रही है। ममता ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विपक्षी दलों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। सीबीआई, ईडी को भी वो कभी आरजेडी के खिलाफ, कभी तृणमूल के खिलाफ, कभी डीएम के खिलाफ, कभी
शिवसेना के खिलाफ, कभी एनसीपी के खिलाफ वो काम में लगा रहा है। एसपी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी, सब अपोजिशन के खिलाफ वो सीबीआई ईडी की दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ममता के विपक्ष के नेताओं से केंद्र के खिलाफ एकता की अपील कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है ममता को यह कहने का कोई हक नहीं है कि ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग किया जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के बयान पे जरूर ये साबित होते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में सीबीआई की तफ्तीश के चलते थोड़ा डरे हुए हैं। इसमें सीबीआई इंक्वायरी का जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया, जुडिशियरी ने दिया। तो पहली बात है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को देश के जुडिशियरी में ही विश्वास नहीं है तो मुझे नहीं लगता शी हैज़ एनी मोरल राइट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग है। दूसरा बात है कि उस चिट्ठी में उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लिखी है, डेमोक्रेसी की बात लिखी है, लेकिन आप देखे हैं बंगाल में विधानसभा में, असेंबली के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, विरोधियों का बात बोलने की जगह नहीं है, विरोधी पार्टी के समर्थक के ऊपर हमला भी होता है। ऐसा स्थिति में वो लोग अब इसके बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ये सही नहीं है। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता पहले से बैकफुट पर है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हो रही है, पर ममता को इस पर भरोसा नहीं है। लिहाजा कोशिश चिट्ठी के जरिए विपक्षी एकता को साधना है ताकि बीजेपी की धार कुंद की जा सके। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने का मुद्दा तो मुनासिब चुना है, लेकिन समय कितना सही है इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीरभूम हिंसा को लेकर एक तरफ ममता बनर्जी खुद घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकता की इस कोशिश पे कांग्रेस ही उन पर तंज कस रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। लोकसभा में मंगलवार को क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पेश किया गया, यानी कि दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक से ये बिल जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आखिरकार पेश किया है। और अगर ये बिल कानून बन जाता है तो अपराधियों और हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान से जुड़ी जानकारियों का रिकॉर्ड पुलिस रख पाएगी। इस विधेयक में जैविक नमूने 75 साल तक संरक्षित करने का प्रावधान है और विपक्ष इसी बात को लेकर सख्त विरोध कर रहा है। उस बंदी अधिनियम में केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का ही को अधिनियमित किया गया था। लोकसभा में विपक्ष उस विधेयक पर हंगामा कर रहा है जिसके जरिए सरकार 120 साल पुराना एक आपराधिक कानून बदलने की तैयारी में है। उसे अंदेशा है कि दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक अगर कानून बन गया तो लोगों की निजता दांव पर लग जाएगी। मैं भी पर्सनली अपोज करने का नोटिस दिया था, लेकिन 6-7 लोग बात किए तो स्पीकर और नहीं चाहता था। लेकिन मैं जो कहना चाहता था कि इसमें 3-4 बड़े प्रॉब्लम है इस बिल में, जो आपने सुना पार्लियामेंट में कि बहुत सारे ज़्यादा इंट्रूजन कर रहे हैं हमारे, सिर्फ उंगली के फिंगरप्रिंट्स नहीं लेकिन बहुत दूसरी चीज़ें डीएनए वगैरह सब ले सकते हैं। ये सब क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो सीआरपीसी में जब से सीआरपीसी बनी है तब से चल रहा है। हाँ, टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वक्त के साथ, जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसमें उनका रेटिना का वो लेना, बायोमेट्रिक लेना, ये सब दिस इंटरफियर्स विद द इंडिविजुअल डिग्निटी। ये जो बोला गया कोई अरेस्ट होने से उसको बायोलॉजिकल सैंपल्स या ब्रेन मैपिंग का रिपोर्ट पुलिस के पास रहेगा और वो बहुत दिन तक प्रिजर्व होगा, ये खराब है, अधिकार के खिलाफ है, इसलिए हमने विरोध किया था। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। दरअसल दंड पहचान प्रक्रिया विधेयक 2022 के जरिए 1920 के एक पुराने कानून को बदलने की तैयारी है। इसके तहत किसी भी अपराध के आरोपी के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट के साथ रेटिना, बायोमेट्रिक, साइन, हस्तलेख के अलावा जैविक नमूने भी लिए जा सकेंगे। एनसीआरबी इसे 75 साल तक संरक्षित रख सकेगा। जो प्रिवेंटिव हिरासत में होंगे उनके भी नमूने लिए जाएंगे। अदालत द्वारा छोड़े जाने या बरी किए जाने पर डेटा मिटा दिया जाएगा। पुराने कानून में सिर्फ गंभीर अपराधों में फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का प्रावधान है।
मानवाधिकार से जुड़े जानकार इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दे रहे हैं। वो आजकल तो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जो लोग बिल्कुल इनोसेंट होते हैं उन लोगों को भी जेल में डाल देते हैं। ऑपोजिशन चाहे जितना भी विरोध करे, ना तो कोई डिस्कशन हो पाता है, ना ही बिल को सेलेक्ट कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, और जो ये सरकार चाहती है सब धड़ाक से पास हो जाता है। वहीं आपराधिक कानून के जानकार भी कहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रखना आसान नहीं है। जो नया कानून अभी पेश किया गया है सीआरपीसी अमेंडमेंट में, जिसमें बायोमेट्रिक का डेटा लिया जा सकता है, उसको ज़रा संविधान के नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि संविधान के तहत में ये कानूनी सही है कि नहीं। सरकार कदम तो आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये मुद्दा सीधे सीधे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, और जब बात मौलिक अधिकारों की होगी तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी सामने होगा और केंद्र सरकार को उसके कटघरे में खड़ा भी होना होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में एक बार फिर से केंद्र और दिल्ली आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगम के विलय वाले विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी खासी नाराज चल रही है और आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा भी होनी है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि इस मुद्दे पर वो अदालत में अपील करेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को ये बिल लोकसभा में पेश हुआ था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल इस बिल पर उठाए थे और बताया था कि एमसीडी चुनाव में देरी करने की ये एक चाल है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अपशब्दों को लेकर काफी विधानसभा में हंगामा हुआ था। आदेश गुप्ता ने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल को कुछ ऐसा कह दिया जो कि आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरा, और केजरीवाल के खिलाफ जो उन्होंने अपशब्द कहे उसको कहे जाने के बाद न सिर्फ दिल्ली विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी और आदेश गुप्ता को निशाना बनाते हुए भी दिखे थे। और कल दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है और मेरे खून का हर कतरा देश के लिए है। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अभी भगवंत मान जी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवंत मान जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए आज मैं आपको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का कोई भी मसला होगा, उन्होंने कहा मैं एश्योरेंस देने आया हूं कि हम देश की सुरक्षा के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। तो देश के लिए हम किसी किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। देश की जब भी बात आएगी, हमारा शरीर का एक एक कण, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के लिए समर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान की बात करते हैं, जहां सरिस्का जंगल में सोमवार शाम से लगी आग पर धीरे धीरे अब काबू पाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो आग बुझाने में जुटे हुए हैं और जंगल में आग पर लगातार हेलीकॉप्टर से पानी डालकर यहां पर कोशिशें तेज हो रही हैं कि कैसे तैसे आग को बुझाया जा सके। ये आग 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ट्वीट कर कहा कि आग काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है और विश्वास है कि आज इस पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राहत की बात है कि अब तक कोई जनहानि या वन्य जीव हानि की सूचना यहाँ पर नहीं मिली है, लेकिन जानवरों के लिए ये आग बहुत मुश्किल का सबब साबित हो रही है। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां सीवर में बिना सुरक्षा उपकरणों के उतरने के बाद एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिल्ली के बादली इलाके की ये घटना बताई जा रही है। एक सीवर में वायर का काम करने के लिए एमटीएनएल के 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की दम घुटने से जहरीली गैस उसमें से जो निकल रही थी, उसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और मरने वालों में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। दरअसल वो इन तीनों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था, लेकिन वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया। एमटीएनएल के कर्मचारी ठेकेदार के जरिए ठेके पर रखे हुए थे। अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो बहादुर रिक्शा चालक है उसके परिवार का पता लगाया जाए ताकि उनकी आर्थिक मदद की जा सके।
सुपरटेक के बाद अब दिल्ली एनसीआर के एक और बिल्डर दिवालिया होने की कगार पर हैं। लॉजिक्स डेवलपर्स नाम के इस बिल्डर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और इसके चलते 2000 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदार के करोड़ों रुपए यहां पर फंस गए हैं। पूरे उनकी जमा पूंजी यहां पर लग गई, ईएमआई का बोझ उन पर है। क्या कुछ परेशानी वो झेल रहे हैं, देखते हैं रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। नोएडा के सेक्टर 173 के ब्लॉसम जेस्ट में रहने वाली तृप्ति बीते 1 साल से बिना बिजली और पानी के कनेक्शन के रह रही हैं। 45 लाख रुपए का पूरा भुगतान करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उनको फ्लैट तो मिला, लेकिन ना तो इसकी रजिस्ट्री हुई और ना ही कोई सुविधाएं मिल रही हैं। जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, तब से लेके मेरे 2 बच्चे भी हो गए, तब भी एट प्रेजेंट भी इन्होंने कुछ भी अभी मेरे हाथ में नहीं दिया। तब जाके बहुत मुश्किल से पिछले साल जून में इन्होंने दिया है। एंड यहाँ पे पंगा ये है कि हर एक चीज का इन्होंने पैसे ले लिए। तृप्ति फिर भी खुशकिस्मत हैं कि उनको फ्लैट मिल गया, लेकिन अभी इसी प्रोजेक्ट में 2000 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदारों को पूरा पैसा देने के बावजूद कुछ नहीं मिला है। कई सालों से अधूरे पड़े टावर्स में काम भी नहीं चल रहा है। अब वो खरीदार रेरा से लेकर कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं। 2011 का वो मनहूस साल था जब बच्चों का और अपना पेट काट करके दुनिया भर का पैसा बचा के कहाँ से लोन लेके जेस्ट में फ्लैट बुक कराया इन सपनों के साथ कि अपनों को घर मिलेगा और 2-4 साल में घर चले जाएंगे और अपना एक आशियाना होगा जहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन समय बीतता गया, इंस्टॉलमेंट देते गए, बैंकों को ब्याज देते गए। जो फ्लैट मिलना था उसका कुछ पता ही नहीं है कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। आखिर का इंतजार करते करते 7 साल का इंतजार किया। 2018 मैंने रेरा में केस फाइल कर दिया। अब रेरा में साल भर केस चला। रेरा ने बड़ा हास्यास्पद जजमेंट दे दिया मुझे। घर मिल नहीं रहा है, ईएमआई बैंक को दिए चले जा रहे हैं, ब्याज बैंक को दिए चला रहे हैं और घर का आता पता नहीं है। लॉजिक्स डेवलपर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 291 करोड़ रुपए बकाया है और रेरा में करीब 200 केस भी लोगों ने कर रखे हैं। इन सब मामलों पर कंपनी का पक्ष लेने हम लॉजिक्स बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे। हम लोग लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स के पास में आए हुए थे उनका आधिकारिक बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और एक ये कोर्ट के ऑर्डर की उन्होंने कॉपी हमें दी और ये कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको वो मानेंगे। दिल्ली एनसीआर में दर्जनों ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं जिनके पास हजारों खरीदारों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। अब एक के बाद एक बिल्डर्स के दिवालिया घोषित होने से फ्लैट्स खरीदारों के बीच डर का माहौल है। दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों अधूरे पड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हजारों परिवारों के सपने दफन हो चुके हैं। इसी के चलते आज की तारीख में इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स ने अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी इस तरह के अधूरे प्रोजेक्ट्स में लगाई होगी, वो इनको देखकर क्या सोचते होंगे। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने थोड़ी यहां पर नरमी दिखाई। हालांकि सीज फायर का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। रूस की सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच रूस ने तय किया है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास सैन्य गतिविधियों को जो है उसमें तेजी जो आई हुई थी उसमें कमी जरूर करेगा। और इस बातचीत के बाद यूक्रेन के वार्ताकार ने कहा है कि इस्तांबुल में वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की की बैठक संभव है। नया सिक्योरिटी सिस्टम बने, इजराइल, पोलैंड, कनाडा, तुर्की सिक्योरिटी गारंटर बने और अगर हमला हो तो सिक्योरिटी गारंटर 3 दिन में कूटनीतिक दखल दे। अगर फिर भी बात ना बने तो सैन्य स्तर पर मदद करें। अगर सिक्योरिटी गारंटी सिस्टम कामयाब रहा तो यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। और वहीं दूसरी तरफ रूस के वार्ताकार ने कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही। अगर बातचीत के एजेंडे पर मोहर लगती है तो जेलेंस्की और पुतिन की बैठक संभव है। और अब आपको बताते हैं कि युद्ध के ताज़ा हालात कैसे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कब खत्म होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रूस ने कहा है कि सैन्य गतिविधियां कीव के पास तेजी से कम कर रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि पूर्वी शहर जो है उसका
ट्रांजियानेट्स वहां पर फिर से उसने कब्जा कर लिया है। एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि यहां पर स्थानीय लोगों ने यूक्रेन की सेना का स्वागत किया है। यूक्रेन के इरपिन के जो मेयर है उनका दावा है कि शहर पर फिर से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन का यह भी कहना है कि मारियोपोल में लड़ाई में 5000 लोग मारे गए हैं। वहीं रूस डॉनबास का जो इलाका है वहां पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रूसी सेना ने कहा कि उनकी प्राथमिकता डॉनबास की आजादी है। ये वो इलाका है जहां विद्रोही यूक्रेन सरकार के खिलाफ 8 साल से लड़ रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसकी प्राथमिकता रूस से आमने सामने बातचीत के जरिए सीज फायर है। तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और पोल के जरिए बताना है आपको किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से आप देखना चाहते हैं। पहली खबर है पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई, एक बार फिर महंगा हुआ है। 9 दिन में 8वीं बार ये महंगा हुआ है। राजस्थान के सरिस्का से दूसरी खबर, जहां जंगलों में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तीसरी खबर, लोकसभा में आज एमसीडी विलय बिल पर चर्चा होगी। चौथी खबर, पुतिन और जेलेंस्की मुलाकात की संभावनाएं जगी हैं। पांचवी और आखिरी खबर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां अविश्वास प्रस्ताव से दूर रहे पीटीआई सांसद, ये कहना है इमरान खान का।